हाँ जी दोस्तों, मैंने आपको कहा कि हमें यहाँ पे 8 तरीके के नहीं 7 तरीके के 7 तरीके के क्लासिफिकेशन देखने और उसके बाद टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग डिस्कस करनी है। और लास्ट क्लास में हमने 4 क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए थे। क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन बाय रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑल्सो नॉन एज प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल। ये 4 क्लासिफिकेशन हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसी पॉइंट नंबर 5 जो है इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। सर मैनेजमेंट जो है उनको डिसीजन लेने के लिए कुछ कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ती है। अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कौन सी कॉस्ट कंसीडर करनी होती है, कौन सी कॉस्ट उनको कंसीडर नहीं करनी चाहिए, उसके बेसिस पे कॉस्ट को यहां पे क्लासिफाई किया गया। तो आज हमें मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस। वर्डिंग से समझो कि सर जब मैनेजमेंट को लेने होते हैं डिसीजन, तो डिसीजन लेने का ये जो पर्पस है, डिसीजन लेने के लिए कुछ कॉस्ट कंसीडर की जाती है, कुछ कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती। तो हमें यहां पे ये जानना है कौन कौन सी कॉस्ट कंसीडर की जाती है, कौन कौन सी कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती, और उन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो इसी के बेसिस पे आप यहां पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन किया है मैंने 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और ये क्लासिफिकेशन मैंने नहीं, ICMAI ने अपने स्टडी मटेरियल में किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस कॉस्ट को 14 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट एंड abnormal कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इंजीनियर्ड कॉस्ट, मैनेज्ड कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट एंड कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो सर दीज आर द 14 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस। आपको ये याद होने चाहिए कि सर डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं है। क्वेश्चन क्या बन सकता है एमसीक्यू में, इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस नहीं है। पॉइंट नंबर ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पॉइंट नंबर 2 इंजीनियर कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3 कॉमन कॉस्ट, पॉइंट नंबर 4 वेरिएबल कॉस्ट। तो सर इस सिचुएशन में हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर होती है। तो इस तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले जो कॉस्ट मैं पिक कर रहा हूं, ये सीक्वेंस में नहीं करा रहा, मैं अपने अकॉर्डिंगली करा रहा हूं। सबसे पहले मैं पिक कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट सिंपल सी अगर मैं बात कहूं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10 यूनिट्स बनाती है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10 यूनिट बनाती है और से एग्जांपल कॉस्ट आती है 100 रुपए की, और यही अगर ऑर्गेनाइजेशन 11 यूनिट्स बनाए
तो से एग्जांपल कॉस्ट आती है 108 रुपए की। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10 यूनिट बनाती है तो से एग्जांपल टोटल कॉस्ट आती है 100 रुपए, और यही अगर वो 11 यूनिट बनाए, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाए, तो आपकी कॉस्ट 108 रुपए आती है। तो मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम अपने आउटपुट को एक यूनिट से बढ़ाते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी अमाउंट से बढ़ती है। दिस कॉस्ट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। जब हम आउटपुट को एक यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज होता है, दैट इंक्रीज इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 8 रुपए जो है वो मार्जिनल कॉस्ट होगी। सर मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन कहूं या फॉर्मूला कहूं, सर इसके अंदर पूरा का पूरा प्राइम कॉस्ट कवर्ड होता है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेरिएबल ओवरहेड कवर्ड होता है। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे। सर इनडायरेक्ट खर्चे वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं, तो यहां पे केवल और केवल वेरिएबल ओवरहेड। सबसे पहले सर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड डिफाइन करना है। तो जैसा कि मैंने कहा एक यूनिट आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट कितनी अमाउंट से बढ़ेगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, मेरे एग्जांपल में 8 रुपए, ड्यू टू चेंज इन टोटल आउटपुट बाय 1 यूनिट। जब आपका टोटल आउटपुट एक यूनिट से बढ़ता है तो आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है दैट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल ये तो हो गई कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट का यूज किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, सर सिंपल कहूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम होता ही डिसीजन मेकिंग के लिए है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जब लेने होते हैं डिसीजन तो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मैं कहता हूं भाई मैं जब 10 यूनिट बना रहा था तो मेरी कॉस्ट 100 रुपए आ रही थी, मैं 11 यूनिट बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट 108 रुपए है। मतलब सर जब तक मैं 10 यूनिट बना रहा हूं तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10 रुपए पर यूनिट आ रही है। क्यों? मेरी कॉस्ट 100 रुपए है 10 यूनिट के लिए, तो सर मेरी कॉस्ट जो है वो 10 रुपए पर यूनिट आ रही है। मैं कहता हूं नॉर्मली मेरी मार्केट में डिमांड 10 यूनिट ही रहती है, तो मैं 100 रुपए के हिसाब से बनाता हूं, 10 रुपए पर यूनिट मेरी कॉस्ट आती है, और से एग्जांपल मैं उसको 12 रुपए में बेच देता हूं। से एग्जांपल मैं इसको 12 रुपए में बेच देता हूं 2 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए। अब एक कस्टमर आया मेरे पास और वो मुझसे 1 यूनिट परचेज करना चाह रहा है। इन 10 यूनिट के अलावा मेरे पास एक और कस्टमर आया अलग से, वो मुझसे 1 यूनिट परचेज करना चाह रहा है और वो कहता है सर मैं आपको केवल और केवल 1 यूनिट के लिए 9 रुपए ही दे सकता हूं। मैं आपको 1 यूनिट के लिए केवल और केवल 9 रुपए ही दे सकता हूं। अब कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट सोचता है कि सर मेरी कॉस्ट तो 10 रुपए पर यूनिट आ रही है, तो मैं 9 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली इसको सेल नहीं करूंगा। डायरेक्टली क्या दिखता है कि सर मेरी कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट आ रही है तो मैं 9 रुपए में नहीं बेचूंगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हो तो आप एनालाइज करते हो कि सर जब मैं 10 के बाद एक एडिशनल यूनिट बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट तो 8 रुपए ही आती है। अगर मैं कस्टमर को 9 रुपए में बेच भी दूं तो मुझे यहां पे 1 रुपए का प्रॉफिट जनरेट होगा। इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी उनकी कॉस्ट इनकर होती है वो उसको वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग कंसीडर करते हैं, फिर फिक्स को इग्नोर कर देते हैं और केवल वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करते हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कंसीडर करते हैं। द फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, फिक्स्ड कॉस्ट वो एक्सक्लूड कर देते हैं, एंड ओनली द मार्जिनल कॉस्ट मींस द वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वो केवल और केवल ये एडिशनल कॉस्ट कंसीडर करेंगे 8 रुपए, एंड द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड यूनिट्स। ये जैसे मैंने कहा डिसीजन मेकिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। तो सिमिलरली
अगर आप कहते हो सर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करूंगा तो आपके पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक वगैरह बच जाएगा, भले ही वो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक हो, भले ही वो कंप्लीटेड यूनिट्स मतलब फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में जो आपके पास स्टॉक बच जाता है उसका वैल्यूएशन भी मार्जिनल कॉस्ट पे ही होता है, मतलब केवल और केवल प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कंसीडर किए जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो सर डिस्कशन क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज फर्स्ट कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। सर जब हम टोटल आउटपुट को एक यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है दैट कॉस्ट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारे पास पूरा का पूरा एक चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो आपका लास्ट स्टडी नोट है स्टडी नोट नंबर 6 टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा एक मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक देखने को मिलेगा जिसमें हम इसको काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड पे मूव करूंगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा सबको मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड पे मूव करूंगा, सेकंड कॉस्ट पे मूव करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज। और सर ये काफी सिंपल है, डिफरेंशियल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट में बहुत माइनर से फर्क है। मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है, जब आप अपने आउटपुट को एक यूनिट से बढ़ाते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज होता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, जबकि डिफरेंशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा यूनिट कंसीडर करता है। ये क्या कहता है, अगर मान लो आप बना रहे हो 100 यूनिट्स और आपकी कॉस्ट आ रही है से एग्जांपल 10,000 रुपए की, अगर आप 100 की बजाय 150 यूनिट बनाओ तो आपकी कॉस्ट आ रही है से एग्जांपल 14,000। तो आपने जब 100 यूनिट से 150 यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस आया सर, 4,000 रुपए का। बस ये जो 4,000 रुपए की कॉस्ट में डिफरेंस आया इसी को डिफरेंशियल कॉस्ट बोला गया। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जाते हो और इसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट में चेंज आता है दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। अब सर दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, देखो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में फर्क क्या है मार्जिनल और डिफरेंशियल में। सर मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट के अकॉर्डिंगली चेंज कंसीडर करता है, जबकि डिफरेंशियल कॉस्ट टोटलिटी में कंसीडर करता है। मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट को कंसीडर करता है, जबकि डिफरेंशियल कॉस्ट जो है वो टोटलिटी में कंसीडर करता है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर करता है, जबकि अगर ये 4,000 की इंक्रीज में कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी है तो हम वो भी यहां पे कंसीडर करते हैं, वो भी हम यहां पे कंसीडर करते हैं। तो डिफरेंशियल कॉस्ट की तो एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन इतनी ही है कि सर जब हमारा लेवल ऑफ आउटपुट एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी लेवल पे जाता है तो हमारी टोटल कॉस्ट में जो टोटलिटी में चेंज आता है दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट, दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। सिंगल लाइन ही है। एक ट्रू फॉल्स में हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। हमारे एग्जाम में ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। और यही तो सर डिफरेंशियल कॉस्ट की डेफिनेशन है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज ऑफ कोर्स 100% ट्रू। तो दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। क्लियर है? दो कॉस्ट हमने देख ली ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सर फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड वन इज
डिफरेंशियल कॉस्ट, बहुत माइनर से डिफरेंसेस है दोनों में। तीसरी और जो काफी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है वो आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आई थिंक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड आपके लिए नया नहीं होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए वर्ड नया नहीं होता। मान लो आप जब अपना सीएमए क्वालिफाई करोगे, मान लो आप जब अपना सीएमए क्वालिफाई करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि सर या तो जॉब में जाऊं या फिर आप भी मेरी तरह टीचिंग अगर पसंद करते हो तो आपके साथ में दूसरा ऑप्शन है सर या फिर टीचिंग लाइन में जाऊं। आप अपना सीएमए क्वालिफाई करते हो और आपके माइंड में चल रही है दो बातें कि सर जॉब या टीचिंग, जॉब या टीचिंग। अब क्या हुआ, अब आपके सामने एक कंपनी से ऑफर आ गया, कंपनी से कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए और आपने सोचा चलो कॉल आ ही गया है तो इंटरव्यू के लिए चला जाता हूं। आप पहुंच गए इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू आपने क्लियर भी कर लिया और उन्होंने आपको से एग्जांपल 1 लाख रुपए पर मंथ का ऑफर दे दिया। इंटरव्यू में गए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया और उन्होंने आपको 1 लाख रुपए पर मंथ का ऑफर दे दिया। बोला आ जाओ नेक्स्ट मंथ फर्स्ट से आ जाओ 1 लाख रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंगली। आप आ गए घर पे, अभी भी आपके माइंड में चल रहा है जॉब के लिए जाऊं या फिर टीचिंग लाइन में, जॉब के लिए जाऊं या फिर टीचिंग लाइन में। अब तो आपका माइंड है वो कहता है यार जॉब में काफी ज्यादा बर्डन रहता है, डिपेंडेंसी रहती है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं टीचिंग में ही जाऊंगा। आप डिसाइड करते हो सर मैं टीचिंग में ही जाऊंगा, आपने डिसीजन ले लिया मैं टीचिंग में ही जाऊंगा। अब आपने टीचिंग करनी शुरू कर दी और आपने टीचिंग से पहले महीने में ही जो फर्स्ट मंथ था उसी में आपने टीचिंग से 90,000 रुपए की रिसिप्ट करी, 90,000 पर मंथ की रिसिप्ट करी आपने पहले ही महीने में। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि क्या मेरा ये डिसीजन ठीक था? क्या मेरा ये डिसीजन ठीक था कि मैं जॉब ना करके टीचिंग में जाऊं? केवल 1 महीने के डेटा के बेसिस पे मैं जानना चाहता हूं आपसे। आगे फ्यूचर की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि सर अगले महीने क्या होता, नहीं, मैं केवल इतने ही डेटा से जानना चाहता हूं क्या मेरा जो टीचिंग में आने का जो डिसीजन था क्या वो सही था या फिर गलत। जॉब में मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ ऑफर मिल रहा था, टीचिंग में पहले महीने में 90,000 रुपए पर मंथ की मुझे रिसिप्ट हुई। आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ है। एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब आपके सामने होते हैं एक से ज्यादा ऑप्शन और आप मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली जैसे ही टीचिंग डिसाइड करते हो, जैसे आप टीचिंग डिसाइड करते हो तो सर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए। अब डिसीजन लेने के लिए क्या होता है, आप कहोगे सर 90,000 रुपए की मुझे रिसिप्ट तो हुई लेकिन मैंने जॉब छोड़कर ये कमाया है और जॉब में होता तो मुझे मिलता है 1 लाख रुपए। अकॉर्डिंगली मुझे 10,000 रुपए का नेट लॉस यहां पे दिखाई दे रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है सर? द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट सैक्रिफाइस्ड। आप जो सैक्रिफाइस करते हो, बेनिफिट सैक्रिफाइस करते हो इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये क्या है? जॉब और टीचिंग, दीज आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज जो कि मेरे पास अवेलेबल है और जैसे ही मैं इसमें टीचिंग को सिलेक्ट करता हूं तो मैं जॉब को सैक्रिफाइस कर रहा हूं और जॉब का जो बेनिफिट मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं 1 लाख रुपए पर मंथ, ये 1 लाख रुपए पर मंथ आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए काफी रेलिवेंट है। जब मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करता हूं मुझे पता चल जाएगा सर मेरा डिसीजन गलत था क्योंकि मुझे यहां पे 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। और एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने यहां पे 2,
ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दे दिया, ये बुकिश एग्जांपल लिखे हुए यहाँ पे दो। पहला एग्जांपल, ए फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्लान बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। चलो ये पढ़ लेंगे, पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं। मान लो मैंने बैंक में करवाई हुई है एफडी, मैंने बैंक में एफडी करवाई हुई है जिसमें मुझे हर महीने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आता है। मैंने बैंक में एफडी करवाई हुई है जिसपे मुझे हर महीने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आता है। अब मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, वो एफडी तुड़वा के वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। जैसे ही आप वो एफडी तुड़वा के बिजनेस में पैसा लगा दोगे, इसका मतलब आपको जो एफडी से इंटरेस्ट आ रहा था 10,000 रुपए, वो आना बंद हो जाएगा, वो आना बंद हो जाएगा। मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने की वजह से मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, सर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हर महीने, तो वो 10,000 रुपए का जो इंटरेस्ट मैंने सेक्रीफाइस किया, दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस वही एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, ए फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्लान बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। एक फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो पैसा बैंक में डिपॉजिट था उसको निकाल लिया, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट का नुकसान। इन सच ए केस द लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आता था मुझे वो नहीं आएगा, वो मुझे नुकसान होना शुरू हो गया। बस वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऑन द बैंक डिपॉजिट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेंशन प्लान। बिजनेस को एक्सपेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सर वो इंटरेस्ट जो मुझे अब नहीं मिलेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, सिमिलरली एक और एग्जांपल है, मैं कहता हूं मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसको मैंने किराए पे दिया हुआ था, मेरे पास एक बिल्डिंग है उसको मैंने किराए पे दिया हुआ था और मुझे वहां से हर महीने 25,000 रुपए का रेंट आता था। मेरे पास एक बिल्डिंग है उसको मैंने किराए पे दिया हुआ था और वहां से मुझे हर महीने 25,000 रुपए का रेंट आता था। अब कोविड आया तो मुझे घर से टीचिंग करनी थी, तो मैंने सोचा यार ये मेरी बिल्डिंग खाली तो पड़ी हुई है ही, तो क्यों ना मैं यहां पे अपना पूरा का पूरा सेटअप डाल लेता हूं, अकॉर्डिंगली मैं यहां से ही टीचिंग करूंगा। तो मैंने वो बिल्डिंग खाली करवा ली। तो भी टेनेंट वहां पे रहते थे, किराएदार रहते थे, मैंने उनको बोला भाई साहब अब आप चले जाइए क्योंकि मुझे अब ये बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए यूज करनी है। जैसे ही अब मैं बिल्डिंग को बिजनेस के लिए यूज करना शुरू करूंगा तो मुझे हर महीने 25,000 रुपए का रेंट आता था, वो आना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब उस बिल्डिंग में बिजनेस सेटअप डालने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सर वो 25,000 रुपए का रेंट जो मुझे हर महीने आता था वो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो बस वही एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन ए बिल्डिंग लीज्ड आउट ऑन रेंट टू ए पार्टी, मैंने किसी पार्टी को बिल्डिंग रेंट पे दी हुई थी, इज गॉट वेकेटेड, और मैंने अब उसको खाली करवा लिया फॉर ओन पर्पज, खुद के पर्पज के लिए, खुद के बिजनेस के लिए, और ए वैकेंट स्पेस इज नॉट लीज्ड आउट। अब मैं उसको दोबारा लीज पे नहीं दे रहा, रेंट पे नहीं दे रहा, बट यूज इंटरनली, खुद यूज कर रहा हूं, से फॉर एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम, खुद का बिजनेस कर रहा हूं, सीधा सी बात है। द रेंट सो फॉरगोन, अब जो रेंट आपको नहीं मिलने वाला इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर सिंपल सी बात यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तब हमारे सामने कई ऑप्शंस होते हैं, तो हम उसमें से जैसे ही एक ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमने क्या कर दिए, सैक्रिफाइस कर दिए, और उन बाकी से जो मुझे बेनिफिट हो सकता था वो अमाउंट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का काम करेगी। एक मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल देके समझा दिया सीएमए बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा मैंने दो एग्जांपल आपको मैंने बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इवन इंटर में भी और फाइनल में जब हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे एससीएम के सब्जेक्ट में,
स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में, वहां पे भी ये हमारी काफी हेल्प करने वाला है पॉइंट। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो सिंपल आप मीनिंग लिखो वहां पे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपको एग्जांपल्स आते हैं वो आप मेंशन वहां पे कर सकते हो। तो 3 कॉस्ट मैंने आपके सामने रख दी ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज। सर फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट, सेकंड वन इज डिफरेंशियल कॉस्ट एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिप्लेस करने की कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है रिप्लेस करने की कॉस्ट। मैं कहता हूं मेरे पास एक पुरानी मशीन पड़ी हुई है, पुरानी क्या मतलब एक मशीन आप कह सकते हो। मैं कहता हूं मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है जो मैंने खरीदी थी, जो मैंने बाई करी थी से एग्जांपल इन 2017 में, और उस मशीन की लाइफ 10 साल की है। मैंने एक मशीन खरीदी 2017 में, उसकी लाइफ है 10 साल की। सर कितने में खरीदी, तो उससे एग्जांपल कोई भी अमाउंट ले लो। सर मैंने इसको खरीदा था 2 लाख रुपए में। मैंने एक मशीन खरीदी 2017 में, 10 साल की उसकी लाइफ 2 लाख रुपए में। अगर मैंने कहा मैं 10 साल की लाइफ कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसको 2026, 27 तक चला सकता हूं। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक मैं चला सकता हूं सर उस मशीन। लेकिन अभी क्या चल रहा है सर, अभी चल रहा है 2022, मतलब अभी ये मशीन बेकार तो नहीं हुई, अभी ये मशीन बेकार तो नहीं हुई। मशीन अभी भी 4 से 5 साल और चल सकती है, मशीन अभी भी 4 से 5 साल और वर्क कर सकती है। तो सर 4 से 5 साल ये मशीन चल तो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई है जिन पे और ज्यादा बेटर प्रोडक्शन हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना ये जो मेरे पास मशीन है इसको हटाकर मैं इसकी जगह एक नई मशीन ले आऊं। और अगर आज मैं इस मशीन को हटाकर नई मशीन लेकर आता हूं तो मेरा क्या खर्चा होगा, मेरा क्या खर्चा होगा, दैट एक्सपेंस इज नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर मैं इस मशीन को हटाकर नई मशीन लगाता हूं मेरा क्या खर्चा होगा, दैट विल बी नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इन द करंट मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेसमेंट। अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरा क्या खर्चा आएगा, मार्केट जो भी प्राइस चल रहा है आज का उसके हिसाब से मेरा क्या खर्चा आएगा, कॉस्ट क्या आएगी मेरी, दिस इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से यूज करती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो सर मैं कहता हूं कि अगर मैं 2022 में इस मशीन को हटाकर रिप्लेस करूं तो सर मेरा खर्चा आएगा से एग्जांपल मेरा खर्चा आएगा से एग्जांपल 1,80,000 का खर्चा आएगा सर। से एग्जांपल मैं कहता हूं अगर मैं इस मशीन को 2023 में रिप्लेस करूं तो सर मेरा खर्चा आएगा 1,90,000 का। अगर मैं इसको 2024 में रिप्लेस करूं तो सर ये मेरा खर्चा आएगा 1,60,000 का। एक्सपेक्टेशन है बस ये मेरी। अगर 2025 में रिप्लेस करूं तो सर मेरा खर्चा आएगा 2,20,000 का। 2026 में रिप्लेस करूं तो सर मेरा खर्चा आएगा 2,40,000 का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट फाइंड आउट करके ये डिसाइड करना चाहती है कि मैं अपनी इस मशीन को हटाकर नई मशीन कब लेकर आऊं, कब मैं इस मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करूं। तो दैट इज नॉन एज ऑप्टिमम टाइम। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब होता है बेस्ट, बेस्ट मतलब इकोनॉमिकल।
कब मैं इसको रिप्लेस करूं कि ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो कम से कम इन करूं। और मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली आपको रिप्लेस करना चाहिए 2024 में, क्योंकि यहां पे आपको कॉस्टिंग कम से कम इनकर होने वाली है। तो सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट of an equipment or machine in consideration of maintenance cost of the existing one and its productive capacity। और ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेसमेंट करती क्यों है? देखो होता क्या है, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है मशीन की वो कम होती जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि यार मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कैपेसिटी मशीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती जा रही है, तो मुझे उसको रिप्लेस करना चाहिए। कब करना चाहिए? उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेशन करेगी कि कब करूंगा तो क्या खर्चा आएगा, और जब उनको लगेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे कम खर्चा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मशीन को रिप्लेस करेंगे। एंड दिस इज द कॉस्ट इन द करंट मार्केट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है कि सर आज अगर मैं इस मशीन को रिप्लेस करता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट इनकर होगी, अगर आज मैं इस मशीन को रिप्लेस करता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट होगी, दैट कॉस्ट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सिंपल कहूं सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट कोई एग्जिस्टिंग मशीन है तो जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उस पे मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ते जाते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्लान कर लेती है कि कब अगर इस मशीन को हटाकर नई मशीन लाई जाए, कब इस मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस किया जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और उसके लिए वो इस तरीके की कॉस्ट का एस्टिमेशन करती है और डिसीजन लेती है कि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस मशीन को रिप्लेस कर देना है। और जिस दिन मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं उस दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज, उस दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जिस दिन मैं रिप्लेस करूंगा उस दिन को तो मैं आज बोलूंगा। तो मैं कहता हूं आज अगर मैं इस मशीन को रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरी ये कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे एज सच मुझे याद नहीं है कि इन्होंने आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछा है, बट सिलेबस का पार्ट है, अपने को सारे के सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो सर 4 कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। पहला था मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा डिफरेंशियल कॉस्ट, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फोर्थ इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके बाद फिफ्थ आता है रेलिवेंट कॉस्ट। फिफ्थ आता है रेलिवेंट कॉस्ट। सर रेलिवेंट कहूं सिग्निफिकेंट कहूं एक ही बात है। रेलिवेंट का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट। जैसे हमसे कोई बात कर रहा है तो वो अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है बातें तो हम कहते हैं हाँ यार रेलिवेंट बात कर रहा है। अगर हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है या मैं कहूं मुझे वो बातें समझ में ही नहीं आ रही तो मैं कहता हूं फालतू बात कर रहा है। तो रेलिवेंट का मतलब ही क्या होता है? रेलिवेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सर मैं पढ़ रहा हूं डिसीजन मेकिंग, तो सिंपल सी बात है वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, दैट कॉस्ट इज नॉन एज रेलिवेंट कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज नॉन एज रेलिवेंट कॉस्ट। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, आप हो सीएमए इंटर में, हम सबको पता है सर 3 स्टेजेस होती है, पहले फाउंडेशन, फिर इंटर और फिर फाइनल। हम सबको पता है सर सीएमए बनने के लिए ये 3 स्टेजेस में हमें एग्जाम्स क्लियर करने हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। आज आप यहां पे हो, आज आप यहां पे बैठे हो, करंट सिचुएशन आपकी है सीएमए इंटर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में आए हो,
हालांकि एक ऑप्शन डायरेक्ट एंट्री सिस्टम भी होता है, बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूं आपने फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में एंट्री करी है। आपने फाउंडेशन किया और मैं ये मान लेता हूं कि फाउंडेशन को पूरा कंप्लीट करने में रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोचिंग वगैरह सब कुछ कर करा के आपका जो खर्चा आया, से एग्जांपल मैं ये मान लेता हूं सर आपका एक्सपेंस हुआ 30,000 का, 30,000 का, और मैं कहता हूं कि सर सीएमए इंटर वगैरह जो है वो आप सारी की सारी कोचिंग्स ज्वाइन कर चुके हो, एडमिशन ले चुके हो, कोचिंग भी ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हो, हाँ फाइनल बाकी है। और मैं कहता हूं भी फाइनल करने में आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस कोचिंग वगैरह सब कुछ मिला के से एग्जांपल आपका 1 लाख रुपए का एक्सपेंस होने वाला है। दोबारा से सुनो, आप हो करंट सिचुएशन आपकी, आप सीएमए इंटर में हो, आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, तो उस पर 30,000 रुपए का खर्चा हुआ था। सीएमए इंटर आप कोचिंग वगैरह ले चुके हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा चुके हो, खर्चा हो चुका है, खर्चा हो चुका है आपका। से एग्जांपल आपने सब कुछ पेमेंट कर दिया है 60,000 रुपए का। अब आज आप ये सब कुछ तो पीछे चला गया, ये सब कुछ तो चला गया और ये आगे है। आज आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हो, आज आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हो कि सर सीएमए कंटिन्यू करूं या ना करूं, सीएमए कंटिन्यू करूं या ना करूं, आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर सीएमए करूं या ना करूं, ये डिसाइड करने के लिए क्या मेरे लिए ये सारी की सारी कॉस्ट 30,000, 60,000 और 1 लाख सारी की सारी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है नो, आंसर है नो। सर ऐसा क्यों? आपका डिसीजन क्या लेना है, सीएमए करूं या ना करूं, मतलब दो ऑप्शन है, करूं या ना करूं। अगर आप सीएमए करते हो, अगर आप सीएमए करते हो तो सर ये 1 लाख रुपए का खर्चा फ्यूचर में और करना पड़ेगा, ये 1 लाख रुपए का खर्चा फ्यूचर में आपको और करना पड़ेगा। ये 30,000 तो हो चुके हैं ऑलरेडी, ये 60,000 भी ऑलरेडी हो चुके हैं। करता हूं तो 1 लाख रुपए का खर्चा और करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं करता हूं, अगर नहीं करता हूं तो सर ये 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये 30,000 और 60,000 तो खर्चे हो ही चुके हैं। तो ये जो है, जो आपने फाउंडेशन और इंटर पे खर्चा कर दिया है, ये तो पास्ट है, और डिसीजन मेकिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। तो आपके लिए ना तो 30,000 की कोई रेलेवेंसी है, ना 60,000 की कोई रेलेवेंसी है। तो आपके लिए क्या फिगर रेलेवेंट है? सर 1 लाख। क्यों? करूं तो भी सर ये तो लग गए, नहीं करूं तो भी सर ये तो लग गए, करूं तो 1 लाख लगेगा, नहीं करूं तो नहीं लगेगा। मतलब आपके डिसीजन की वजह से केवल और केवल ये 1 लाख रुपए लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिसाइड होना है। 30,000 और 60,000 ऑलरेडी आपके जा चुके हैं। तो सर रेलिवेंट कॉस्ट जो होती है वो होती है हमेशा फ्यूचर कॉस्ट। तो रेलिवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर रेलिवेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज और सिचुएशन। मैंने आपके सामने एक स्पेसिफिक सिचुएशन रखी और इस सिचुएशन में आपके डिसीजन के लिए केवल ये 1 लाख रुपए रेलिवेंट है, ये 1 लाख रुपए रेलिवेंट है। इस 30 और 60,000 की कोई रेलिवेंसी नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ओनली दोज कॉस्ट आर रेलिवेंट विच आर पर्टिनेंट टू द डिसीजन एट हैंड। पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड, जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो उससे अगर रिलेटेड है, उसके लिए अगर वो सिग्निफिकेंट है तो रेलिवेंट है, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है। सिंस वी आर कंसर्न्ड विद फ्यूचर कॉस्ट ओनली, रेलिवेंट कॉस्ट केवल और केवल फ्यूचर कॉस्ट होती है व्हाइल मेकिंग ए डिसीजन। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट में जो आप खर्चे कर चुके हो, आर इररेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग पर्पज। तो पास्ट में खर्चे हो चुके हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए कभी भी रेलिवेंट नहीं होते।
तो यू कैन से सर रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए रेलिवेंट हो सकती है। रेलिवेंट कॉस्ट केवल और केवल फ्यूचर कॉस्ट होती है। अगर आप पास्ट में कोई भी खर्चा कर चुके हो वो डिसीजन मेकिंग के लिए कोई रेलिवेंसी नहीं रखते, क्योंकि वो खर्चे तो गए, वो खर्चे तो गए, 30,000 तो गए, 60,000 तो गए, करूं चाहे ना करूं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये तो खर्चा चला गया, ये तो खर्चा चला गया, ये तो खर्चा चला गया। ठीक है जी, रेलिवेंट कॉस्ट डन है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ये थी हमारी फिफ्थ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। पहला मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा डिफरेंशियल कॉस्ट, तीसरा था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चौथा था हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, पांचवा आ गया हमारा रेलिवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट वन सिक्स्थ भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सिक्स्थ कॉस्ट आती है इंप्यूटेड कॉस्ट। नाम से आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते। इंप्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, इंप्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें एक्चुअली हमारी जेब से कुछ नहीं जाता। इंप्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें हमारी जेब से कुछ नहीं जाता, बट फिर भी डिसीजन मेकिंग के लिए हम उस कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। सर अगर मैंने अपने बिजनेस में अपनी ही जेब से निकाल के 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई तो मुझे उस कैपिटल पे किसी को इंटरेस्ट एक्चुअल में तो नहीं पे करना, क्योंकि वो पैसा मेरा खुद का ही था। लेकिन सर क्या जो फंड था वो एवं ही था? क्या उससे मैं कहीं से कुछ कमा नहीं सकता था? सर कमा सकते थे, बिल्कुल कमा सकते थे। लेकिन इंप्यूटेड कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सोचते हैं? हम कहते हैं सर फंड आपका खुद का ही था, जिसकी वजह से आपको किसी और को तो कुछ नहीं पे करना पड़ रहा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मार्केट में अगर मैं लेकर आता तो 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो अगर मैंने अपनी जेब से 10 लाख रुपए लगा दिए तो सर 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए जो है वो मैं कॉस्ट दिखा सकता हूं इन द नेम ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट। हालांकि उसमें मुझे किसी को भी एक्चुअल में कोई कैश पे करने की जरूरत नहीं होती। तो इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? इट इज ऑल्सो नॉन एज हाइपोथेटिकल कॉस्ट। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजनरी। नॉशनल कॉस्ट, नॉशनल मतलब इमेजनरी। इंप्लिसिट कॉस्ट, इंप्लिसिट मतलब इंटरनल, इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, इमेजनरी कॉस्ट। द कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। मुझे किसी को भी कैश पे करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको कॉस्ट कंसिडर कर सकता हूं, इज नॉन एज इंप्यूटेड कॉस्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। और इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। सर क्यों यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि मैंने अगर 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई और मैं कह रहा हूं कि 10% मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, तो सर इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि 1 लाख रुपए जो है वो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंप्यूटेड कॉस्ट के नाम से शो तो कर सकता हूं। डिसीजन मेकिंग के लिए क्यों कंसीडर कर रहा हूं? सर 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है, अगर मैं ये 10 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में नहीं लगाता तो कहीं इन्वेस्ट कर सकता था, किसी को लोन पे दे देता, वहां से 1 लाख रुपए आ जाते। बाहर से लेता, पेमेंट करना पड़ता, खुद का पैसा है पेमेंट नहीं करना पड़ रहा। कहीं ना कहीं अगर मैं सिंपली कहूं इंप्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर आप दोनों की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखोगे दोनों सेम होती है, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। वहां पे हम कहते हैं कि हमारे सामने होते हैं कई ऑप्शन, हमारे सामने होते हैं कई ऑप्शन, और जब हम एक ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं तो दूसरे ऑप्शन से जो हमने सैक्रिफाइस किया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सोचने का तरीका अलग है। इंप्यूटेड कॉस्ट में हम कैसे सोचते हैं, मेरा ही कैपिटल मैंने बिजनेस में लगा दिया
तो मुझे किसी को कोई कैश आउटले नहीं पे करना पड़ रहा। तो इंप्यूटेड कॉस्ट क्या है? इंप्यूटेड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है सर जो मैं डिसीजन मेकिंग के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा दिखा सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में मैंने किसी को कोई कैश पेमेंट नहीं किया 1 लाख रुपए। एग्जाम्पल क्या है सर? मेरा खुद का पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड। इसके लिए मुझे किसी को भी 1 लाख रुपए पे नहीं करना, बट डिसीजन मेकिंग के लिए हम इंप्यूटेड कॉस्ट कंसीडर करते हैं। क्लियर? इंप्यूटेड कॉस्ट पे जून 2018 में हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड के कॉलम में लिखा हुआ था कॉलम 1 में इंप्यूटेड कॉस्ट, और कॉलम 2 में लिखे हुए थे 4 ऑप्शन। क्या इंप्यूटेड कॉस्ट कोई कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, या फिर इंप्यूटेड कॉस्ट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ क्या कोई फैक्ट्री का खर्चा है ये, क्या इंप्यूटेड कॉस्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, या फिर इंप्यूटेड कॉस्ट में कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। तो सर हमने अभी अभी इंप्यूटेड कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी कि इंप्यूटेड कॉस्ट एक हाइपोथेटिकल, नॉशनल और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जिसमें किसी भी तरीके का कोई कैश आउटले नहीं होता। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। ऊपर लिख दिया इंप्यूटेड कॉस्ट और नीचे ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन लिख दिए, तो हमें वहां पे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंप्यूटेड कॉस्ट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंप्यूटेड कॉस्ट। तो इंप्यूटेड कॉस्ट पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो सिंपली आप इसका मीनिंग और एग्जांपल लिख सकते हो। मीनिंग और एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। दिसंबर 2018 में भी मैच द फॉलोइंग में इंप्यूटेड कॉस्ट को लेकर एक क्वेश्चन आया। कॉलम 1 में लिखा हुआ था नॉशनल कॉस्ट, और कॉलम 2 में लिखे हुए थे ऑप्शंस में जॉइंट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट शोन इन कॉस्ट शीट बट डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अभी अभी हमने पढ़ा कि इंप्यूटेड कॉस्ट जो है वो एक नॉशनल कॉस्ट होती है। नॉशनल का मतलब इमेजिनरी एक तरीके से। तो नॉशनल कॉस्ट जो है इंप्यूटेड कॉस्ट के साथ रिलेट करता है, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये जो हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आजकल हमारे एग्जाम में 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू लाइक, तो उनमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग करवा रहा हूं मैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये जो पार्ट 3 चल रहा है, इन तीनों में से आप एग्जाम में 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन 10 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, इवन ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, कहते हैं स्टेट द टाइप ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो एग्जांपल और हमें बताना है कि ये कौन सी कॉस्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो। अगर आपको कभी भी दिख जाए नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो कि सर इसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा, तो वो है इंप्यूटेड कॉस्ट, वो होगी इंप्यूटेड कॉस्ट। सेकंड ऑप्शन कहता है विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग न्यू मशीन फॉर एक्सपेंशन पर्पज। आप अपने बिजनेस को करना चाह रहे हो एक्सपेंड, और इसके लिए जो आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट था वो आपने विड्रॉ कर लिया, तो सर इसके लिए जो कॉस्ट है दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके अलावा हमने अभी अभी एक कॉस्ट देखी कि सर रेलिवेंट कॉस्ट, तो मैंने कहा कि रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फ्यूचर में इंकर होती है
और डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होती है। अगर मैं कहूं कि सर ठीक है, आपके एग्जाम्पल में ये जो 1 लाख रुपए है ये तो रेलिवेंट कॉस्ट है, ये जो पास्ट कॉस्ट है जो मैं ऑलरेडी इनकर कर चुका हूं जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो सर इसको बोला जाता है संक कॉस्ट। इसको बोला जाता है संक कॉस्ट। संक का मतलब क्या होता है? संक का मतलब होता है डूब जाना। संक का मतलब होता है डूब जाना। तो सर संक का मतलब होता है डूब जाना। तो सिंपल सी बात यह है, आज अगर मैं कोई डिसीजन लेने जा रहा हूं तो इससे पहले अगर मैं कोई भी खर्चे लगा चुका हूं तो मुझे वापस रिकवर नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, आप अगर ये डिसाइड करो कि सर मैं आगे सीएमए कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो क्या आप सीएमए इंस्टीट्यूट के पास जाकर फाउंडेशन इंटर रजिस्ट्रेशन की जो फीस जमा कराई थी वो वापस ले लोगे? क्या फाउंडेशन इंटर में जो आपने कोचिंग ली है या कोचिंग ले रहे हो, क्या वो पैसा वापस ले लोगे? सर आंसर इज नो। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जो हम ऑलरेडी पास्ट में इनकर कर चुके हैं और डिसीजन चाहे कुछ भी लूं, उसकी वजह से उसकी रिकवरी भरपाई नहीं हो सकती, तो सर वो कॉस्ट डूब गई। तो जिसकी वजह से उसको संक कॉस्ट नाम दिया गया, जिसकी वजह से उसको संक कॉस्ट नाम दिया जाता है। तो संक कॉस्ट का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है सर? जो पास्ट में इनकर हो चुकी है, इनकर्ड इन द पास्ट आर नॉन एज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट पे भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है। दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द करंट पीरियड। डिसीजन मेकिंग के लिए संक कॉस्ट की कोई रेलिवेंसी नहीं है। संक कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड फॉर ए प्रोजेक्ट, मतलब खर्चा हो चुका है, एंड विच विल नॉट बी रिकवर्ड इफ द प्रोजेक्ट इज टर्मिनेटेड। सीएमए बनना आपका एक प्रोजेक्ट ही तो है। अगर आप कहते हो सर सीएमए आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो भी पीछे जो खर्चे लग चुके हैं वो तो गए, डूब गए, वो आप इन एनी केस रिकवर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल, बुकिश एग्जांपल भी देख लेते हैं। बुकिश एग्जांपल क्या है? इन द केस ऑफ ए डिसीजन रिलेटिंग टू रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। जैसे मैं आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट में एग्जांपल दे रहा था, मैं कहता हूं आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो कि सर मैं मशीन को कब रिप्लेस करूं। भाई कभी भी कर लेना, 2022, 23, 24, 25, 26 जो भी मैंने एग्जांपल दिया, कभी भी कर लेना। क्या इस 2 लाख रुपए की कोई रेलेवेंसी है कि सर मैंने 2017 में 2 लाख रुपए में खरीदी थी? भाई क्यों पुरानी बातें, क्यों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? कहते हैं वो तो गया, वो 2 लाख तो गया। आज करोगे एक 80 का खर्चा आएगा, एक 90 का, एक 60 का, तो ये फिगर रेलिवेंट है मेरे लिए, ना कि इस 2 लाख रुपए की कोई रेलिवेंसी है। तो अगर आप किसी मशीन को रिप्लेस करने से रिलेटेड डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो पुरानी वाली मशीन आपने भले ही कितनी भी अमाउंट में खरीदी हो, उस अमाउंट की कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो सर इन द केस ऑफ ए डिसीजन मेकिंग, इन द केस ऑफ ए डिसीजन रिलेटिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, द परचेज कॉस्ट, जो कि मेरे एग्जांपल में 2 लाख थी, ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन इज ए संक कॉस्ट एंड नॉट कंसिडर्ड। संक कॉस्ट सिंपल कहूंगा सर, संक कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, पास्ट में ऑलरेडी इनकर हो चुकी होती है, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता। आप भले ही कोई भी डिसीजन लो, पास्ट में जो खर्चा लग चुका है वो इन एनी केस आप रिकवर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल आपके पास, और एग्जाम में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन संक कॉस्ट। संक कॉस्ट पे शॉर्ट नोट लिखो, या फिर इस पे फिल इन द ब्लैंक्स भी एक क्वेश्चन बनता है, ब्लैंक डाल देंगे और उसके बाद बोलेंगे कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट। कहते हैं वो कॉस्ट कौन सी है जो हिस्टोरिकल होती है और पास्ट में इनकर हो चुकी होती है। तो सर संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है और पास्ट में इनकर हो चुकी होती है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता बाय एनी डिसीजन। मैच द फॉलोइंग में भी संक कॉस्ट पे क्वेश्चन बनता है। अब जैसे आप यहां पे देख सकते हो, कॉलम 1 में 4 पॉइंट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, नॉशनल कॉस्ट। सिमिलरली कॉलम 2 में भी
4 पॉइंट है, हमें इनको मैच करना है। डेफिनेशन क्लियर है तो इजीली मैच कर लोगे। सर सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में होती है? सर आंसर इज नो। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कोई इंप्यूटेड कॉस्ट है? सर आंसर इज नो। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कोई वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फोरकम है? सर आंसर इज नो। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट संक कॉस्ट होती है? सर यस। अभी अभी तो हमने पढ़ा कि संक कॉस्ट जो है वो एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। तो सर इसका मतलब 1 को आप मैच कर दोगे डी के साथ। सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई स्पेसिफिक सिचुएशन? आंसर इज नो। क्या ये कोई इंप्यूटेड कॉस्ट है? सर आंसर इज नो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फोरगोन। तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मैच कर लेंगे सी के साथ, वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फोरगोन। थर्ड है रेलिवेंट कॉस्ट। हमने अभी अभी पढ़ा था कि रेलिवेंट कॉस्ट एक स्पेसिफिक सिचुएशन में रेलिवेंट होती है कि भाई इस सिचुएशन में ये कॉस्ट रेलिवेंट है या नहीं, वो डिसाइड किया जाता है। ए और इंप्यूटेड कॉस्ट कह दो, हाइपोथेटिकल कॉस्ट कह दो, नॉशनल कॉस्ट कह दो। सर एक ही बात है, तो नॉशनल कॉस्ट इंप्यूटेड कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग अगर आए तो हम मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। 4 नंबर की वेटेज है इसकी, मतलब एक मैच करने के 1 नंबर आपको मिल जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज ऑल अबाउट संक कॉस्ट। तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो हमने कॉस्ट देखी है उसमें आप मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हो कि सर मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट के डिफरेंस को कंसीडर करता है, जबकि डिफरेंशियल कॉस्ट टोटलिटी में यूनिट्स के डिफरेंस को कंसीडर करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट सेम लगते हैं, बट ध्यान देना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब मेरे सामने 2 ऑप्शन होते हैं और मैं एक सिलेक्ट करता हूं और दूसरे को सेक्रीफाइस करता हूं। जबकि इंप्यूटेड कॉस्ट हमें तब बोलना है जब हमारा कोई कैश आउटले ना हो किसी कॉस्ट से रिलेटेड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने आप में अलग है, बाकी आप एज ए एग्जांपल इसको रेलिवेंट कॉस्ट और संक कॉस्ट के साथ रिलेट कर सकते हो कि सर ये जो मैंने एग्जांपल में कॉस्टिंग बताई ये रेलिवेंट है, बट ये जो परचेज कॉस्ट थी मशीन की ये आपकी संक कॉस्ट थी। रेलिवेंट कॉस्ट और संक कॉस्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाता है कि सर रेलिवेंट कॉस्ट फ्यूचर कॉस्ट होती है जबकि संक कॉस्ट पास्ट कॉस्ट होती है। रेलिवेंट कॉस्ट कंसीडर की जाती है जबकि संक कॉस्ट इग्नोर की जाती है डिसीजन मेकिंग। इतनी कॉस्टिंग हमने देख ली, आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट आता है हमारा 2 तरीके की कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट और अब नॉर्मल कॉस्ट। स्टडी मटेरियल में एक साथ ही गिवन है नॉर्मल एंड अब नॉर्मल कॉस्ट के नाम से। स्टडी मटेरियल में एक साथ ही गिवन है नॉर्मल एंड अब नॉर्मल कॉस्ट के नाम से। सर नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? अगर मैं कहता हूं कि नॉर्मली जब मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट आती है 10,000 रुपए। जब मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो मेरी नॉर्मली कॉस्ट 10,000 रुपए आती है। लाइक इसमें मटेरियल का खर्चा आता है से एग्जांपल 5,000 रुपए, लेबर का खर्चा आता है इसमें 3,000 रुपए का, और कुछ ओवरहेड के खर्चे आ जाते हैं से एग्जांपल 2,000 रुपए के। ये क्या है? ये नॉर्मल कॉस्ट है कि नॉर्मली जब मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो मेरे 10,000 रुपए के खर्चे आ जाते हैं नॉर्मली इस तरीके से। तो सर नॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट लेवल मैंने क्या लिया? 100 यूनिट। तो मैं कहता हूं 100 यूनिट जब मैं नॉर्मली बनाता हूं तो 10,000 रुपए की कॉस्ट आती है इन द कंडीशंस इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड। अब कंडीशन की मैं बात करूं तो कंडीशन शुड बी नॉर्मल कि सर नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली जब मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो मेरी नॉर्मल कॉस्ट 10,000 की आती है। मतलब कुछ भी अदरवाइज नहीं होता, सारी सिचुएशन सब कुछ स्मूथली चलता है तो 100 यूनिट बनाने की कॉस्ट 10,000 रुपए आती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर नॉर्मली 10,000 रुपए की कॉस्ट आती है, बट इस बारी जब मैंने 100 यूनिट बनाई मेरी जो कॉस्ट है वो 11,000 रुपए की पड़ गई। मेरी कॉस्ट जो है वो 11,000 रुपए की पड़ गई।
सर 1000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। क्यों लग गए सर? कारण इसके पीछे ये है कि सर इस महीने कोविड की वजह से 5 दिन मुझे अपनी फैक्ट्री बंद रखनी पड़ी। 5 दिन मुझे अपनी फैक्ट्री कोविड की वजह से बंद रखनी पड़ी और मैंने अपने आउटपुट को अचीव करने के लिए ओवरटाइम करवाया और उसके लिए मुझे अपने वर्कर्स को एडिशनल पेमेंट करने पड़े, जिसकी वजह से ये 1000 रुपए मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। कारण क्या था इसके पीछे? सर कोविड लॉकडाउन इसके पीछे कारण था, जो कि एक अब नॉर्मल सिचुएशन है। पहले से यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देगी 5 दिन का और मुझे ये नुकसान हो जाएगा, और नॉर्मली ऐसा होता भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो 1000 रुपए आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ये क्या कहलाएगी? अब नॉर्मल कॉस्ट। तो सर अब नॉर्मल कॉस्ट इज एन अनयूजुअल, जो कि नॉर्मली नहीं होता। टिपिकल कॉस्ट कभी कभी इनकर हो जाती है, हुज अकरेंस इज यूजुअली इररेगुलर, हर महीने तो नहीं होती थी बट इस महीने हो गई। एंड अनएक्सपेक्टेड, पहले से एक्सपेक्टेड भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। एंड ड्यू टू सम अबनॉर्मल सिचुएशन, कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन हो सकती है ऑफ द प्रोडक्शन। तो नॉर्मल और अबनॉर्मल कॉस्ट बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली जो मैं प्रोडक्शन करता हूं उतने प्रोडक्शन को करने के लिए नॉर्मली जो मेरी कॉस्ट इनकर होती है दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। अगर किसी अनयूजुअल सिचुएशन की वजह से कोई इरेगुलरली मेरा खर्चा इनकर होता है तो दैट इज नॉन एज अबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मली नॉर्मल और अबनॉर्मल कॉस्ट पे मैंने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है जिसको लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, बट सिलेबस का पार्ट है, एक लाइन की डेफिनेशन है, अपने को पता होनी चाहिए। नॉर्मल और अबनॉर्मल के बाद नेक्स्ट जो कॉस्ट आती है रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, सर वो आती है अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग होता है अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल का। अवॉइडेबल का मतलब होता है वो खर्चा जिसको अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइडेबल का मतलब होता है वो खर्चा जिसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अनअवॉइडेबल का मतलब होता है सर वो खर्चा जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि गवर्नमेंट ने 2 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। मान लो गवर्नमेंट ने 2 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। अब अगर गवर्नमेंट ने 2 महीने का लॉकडाउन लगा दिया, मेरी है से एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, अब 2 महीने का लॉकडाउन लगा दिया, तो मान लेते हैं कि वो फैक्ट्री मैंने रेंट पे ले रखी है जिसके लिए मैं 10,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करता हूं। 10,000 रुपए मैं पर मंथ रेंट पे करता हूं। तो सर 2 महीने का लॉकडाउन लगा दिया, गवर्नमेंट की कोई रेंट वगैरह को लेकर कोई कंडीशन नहीं है। लैंडलॉर्ड कहता है भाई मैं तो रेंट लूंगा, भले ही लॉकडाउन लगे भले ही कुछ भी हो, एग्रीमेंट में साफ साफ उसने लिखवा लिया है भाई तू फैक्ट्री खोले ना खोले, गवर्नमेंट कुछ बोले ना बोले, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो रेंट लूंगा। इसका मतलब आपको ये 2 महीने तक फैक्ट्री बंद रखनी पड़ेगी और आपको 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली 2 महीने के 20,000 रुपए पे करने ही करने पड़ेंगे। या तो फैक्ट्री बंद कर दो, और फैक्ट्री बंद करना मतलब तो बिजनेस बंद करने वाली बात हो गई। तो बिजनेस बंद कर दोगे तब तो सारे खर्चे ही बंद हो जाएंगे। बात यह है कि बिजनेस भी चलाऊं तो उस सिचुएशन में अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल खर्चे कौन से हैं? तो सर ये जो रेंट का खर्चा है ये मैं चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकता, ये मुझे पे करना ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस खर्चे को अवॉइड नहीं कर सकता तो ये है अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। लेकिन मैं कहता हूं मेरी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स होते हैं, उनमें से नॉर्मली 80 वर्कर्स जो है वो तो एनी टाइम किसी न किसी जॉब में एंगेज्ड होते हैं, लेकिन 20 वर्कर्स हम एक्स्ट्रा रखते हैं कि हमारे पास अगर अचानक से कोई डिमांड आ जाती है तो उस डिमांड को
कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम इन 20 वर्कर को एक्स्ट्रा हायर करके चलते हैं। बट इस सिचुएशन में जब 2 महीने आपको फैक्ट्री बंद रखनी है, तो इस सिचुएशन में आपको ये एक्स्ट्रा वर्कर रखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो इवन काम ही नहीं आना, एक्स्ट्रा काम तो काफी दूर की बात है। और अगर मैं कहता हूं आप इन हर एक वर्कर को 5-5 हजार रुपए पर मंथ पे कर रहे हो, तो सर ये जो 20 वर्कर है 1 लाख रुपए जिनको मैं पे करता हूं हर महीने, इनको मैं कह सकता हूं भाई साहब 2 महीने के लिए आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, 2 महीने के लिए आप छुट्टी ले लीजिए, या जो भी आप कहीं और काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर हमें 2 महीने के बाद जरूरत होगी हम आपको कॉल कर लेंगे। मतलब इन 20 वर्कर की स्टाफ की जो सैलरी है मैं इसको अवॉइड कर सकता हूं। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो दैट इज नॉन एज अवॉइडेबल कॉस्ट। तो सर अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है? अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज विच अंडर गिवन कंडीशंस, कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी, सिचुएशंस मैंने आपके सामने रख दी, कैन बी अवॉइडेड। आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड करने का मतलब वो खर्चा नहीं होगा, एंड शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड। इन 2 महीने में ये 1-1 लाख रुपए पर मंथ आपको पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेंट तो देना पड़ेगा। तो सर अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच आर इनएस्केपेबल। एस्केपेबल का मतलब होता है बचना, एस्केप का मतलब होता है बचा सकते हो आप, इनएस्केपेबल का मतलब वो खर्चा जिसको हम नहीं बचा सकते, लगेगा ही लगेगा। विच आर एसेंशियली टू बी इनकर्ड, करने ही करने पड़ेंगे। इट इज द कॉस्ट दैट मस्ट बी इनकर्ड, बिजनेस कंटिन्यू रखना है तो भाई करना पड़ेगा। इट इज फिक्स्ड इन नेचर, ऑफकोर्स फिक्स्ड है, रेंट जो है फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एंड इनएस्केपेबल, और आप उससे नहीं बच सकते इन एनी केस। तो सर अवॉइडेबल कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है इन सम सर्कमस्टांसेस, बट अनअवॉइडेबल कॉस्ट को आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, आपको वो इन एनी केस पे करनी ही करनी होती, आपको वो इन एनी केस पे करना ही करना पड़ेगा। डन? क्लियर? यस सर, क्लियर। डिसीजन मेकिंग का ये जो क्लासिफिकेशन है काफी लेंदी है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वो है सर इंजीनियर्ड कॉस्ट। 2 तरीके की कॉस्ट होती है, 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है इंजीनियर्ड कॉस्ट और एक होती है मैनेज्ड कॉस्ट। एक होती है इंजीनियर्ड कॉस्ट, एक होती है मैनेज्ड कॉस्ट। अगर आप इनपुट और आउटपुट में, अगर आप इनपुट और आउटपुट में रिलेशन इंडिकेट कर सकते हो, अगर आप इनपुट और आउटपुट में रिलेशन इंडिकेट कर सकते हो तो वो कॉस्ट कहलाती है इंजीनियर्ड कॉस्ट। जैसे मैं कहता हूं 1 केजी रॉ मटेरियल से, 1 केजी रॉ मटेरियल से सर 2 यूनिट बनती है, 1 केजी रॉ मटेरियल से 2 यूनिट बनती है। 1 केजी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है सर 10 रुपए की, तो मैं कह सकता हूं सर 1 केजी रॉ मटेरियल से 2 यूनिट बनती है, और मैं ये भी कह सकता हूं सर 10 रुपए की कॉस्ट से 2 यूनिट बनती है। ये जो इनपुट आउटपुट का रिलेशन है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है एनालिसिस के बेसिस पे कि भाई कितने इनपुट से क्या आउटपुट जनरेट होना चाहिए या फिर क्या आउटपुट जनरेट होता है। बस इसके लिए जो आप खर्चे लगाते हो, इस एनालिसिस को करने के लिए जो आप खर्चे लगाते हो, ये इनपुट आउटपुट रेशियो को रिलेशन इंडिकेट कर सकते हो, इसको जानने के लिए आप जो खर्चे लगाते हो सर वो है इंजीनियर्ड कॉस्ट। तो इंजीनियर्ड कॉस्ट रिलेट्स टू एन आइटम वेयर द इनपुट हैज ए रिलेशनशिप विद द आउटपुट। तो सर ये जो 10 रुपए की कॉस्ट है आप इसको इंजीनियर्ड कॉस्ट बोल सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने इनपुट और आउटपुट का रिलेशन इंडिकेट कर दिया है। फॉर इंस्टांस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट देयर इज ए डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैंने एग्जांपल लिया। सिमिलरली यू कैन से लेबर टाइम कंज्यूम्ड, आप कह सकते हो कि सर लेबर 2 घंटे काम करेगी तो 2 यूनिट बनेगी, लेबर 2 घंटे काम करेगी 2 यूनिट बनेगी, लेबर 5 घंटे काम करेगी 2 यूनिट बनेगी।
आप इनपुट आउटपुट का रिलेशन इंडिकेट कर सकते हो सर 5 घंटे मतलब 2 यूनिट। एंड द अमाउंट ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, पावर का खर्चा कि सर पावर का खर्चा 10 रुपए आता है तो 1 यूनिट बन जाती है, ये भी क्या है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, पावर का एग्जांपल। और सर इस इनपुट का मैंने आउटपुट के साथ रिलेशन इंडिकेट कर दिया ऑन द वन हैंड, एंड दूसरी साइड में आउटपुट होना चाहिए यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द अदर। सिंपल मैं कहूंगा इंजीनियर्ड कॉस्ट क्या है सर, वहां पे जहां पे आप इनपुट और आउटपुट का रिलेशन इंडिकेट कर पाते हो तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं मेरे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये सारे के सारे खर्चे इंजीनियर्ड कॉस्ट कहलाती है। द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड्स, आप कह सकते हो ऐसा होना चाहिए बाय इंजीनियरिंग एनालिसिस, और इसके लिए पूरा का पूरा एक इंजीनियरिंग एनालिसिस किया जाता है और इसी की वजह से तो इसको इंजीनियर्ड कॉस्ट का नाम दिया गया। यू कैन से सर इनपुट आउटपुट रिलेशन इंडिकेट होता कैसे है सर, इंजीनियरिंग एनालिसिस टेक्निक इसके लिए यूज होती है, जिसकी वजह से जहां पे इनपुट आउटपुट रिलेशन आप इंडिकेट कर सकते हो, जिन खर्चों को, जिन इनपुट के खर्चों को आप आउटपुट से रिलेट कर सकते हो, बस उसी को इंजीनियर्ड कॉस्ट बोला जाता है। और बाय एन एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा, आप पास्ट के बेसिस पे भी ये डिसाइड कर सकते हो कि सर पिछले महीने हमने देखा कि 1 केजी रॉ मटेरियल में 2 यूनिट बन गई थी, तो हम इस महीने वही टारगेट या वही रिलेशन लेकर चलेंगे कि भाई 1 केजी में 2 यूनिट बन जाएगी। तो ये क्या है इंजीनियर्ड कॉस्ट। तो सिंपल आप कह सकते हो सर इंजीनियर्ड कॉस्ट क्या है सर, एक ऐसे आइटम से रिलेटेड कॉस्ट जहां पे आप इनपुट आउटपुट रिलेशन इंडिकेट कर सकते। एग्जांपल है सर रॉ मटेरियल, लेबर का टाइम, अमाउंट ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इनको आप इजीली आउटपुट के साथ रिलेट कर सकते हो, इन खर्चों को इजीली आउटपुट के साथ रिलेट किया जा सकता है। तो दीज एक्सपेंसेस आर नॉन एज इंजीनियर्ड कॉस्ट, दीज एक्सपेंसेस आर नॉन एज इंजीनियर्ड कॉस्ट। हालांकि बीच में एक कॉस्ट और है एक्सप्लिसिट, बट मैं इस इंजीनियर्ड कॉस्ट को आपको कंपेयर करवाना चाहूंगा मैनेज्ड कॉस्ट के साथ, क्योंकि सिंपल अगर मैं कहूं तो इंजीनियर्ड कॉस्ट और मैनेज्ड कॉस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैंने आपको इंजीनियर्ड कॉस्ट तो सिंपल इनपुट आउटपुट रिलेशन यहां पे इंडिकेट करवा दिया सर, 10 रुपए का मटेरियल का खर्चा करना मतलब 2 आउटपुट की यूनिट बनाना। इजीली आप इनपुट सर 10 रुपए का खर्चा, आउटपुट 2 यूनिट रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं एक कंपनी है, सबको आइडिया है यूनिलीवर कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है HUL, सबने इसका नाम सुना हुआ होता है, और ये कोई एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है। अब मैं कहता हूं मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड टेलीविजन में एक एडवर्टीजमेंट देती है और उस एडवर्टीजमेंट पे उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च किए। उस एडवर्टीजमेंट में उनके जो भी प्रोडक्ट्स है उनका एक बुके जो है वो दिखा दिया गया कि भाई लक्स भी दिखा दिया, जो भी शैम्पू वगैरह आते हैं उनके वो भी दिखा दिया, जो भी हेयर ऑयल्स वगैरह आते हैं वो भी, मतलब एक बुके की तरह सारे के सारे प्रोडक्ट बंच में दिखा दिए गए वहां पे। अब उन्होंने 10 लाख रुपए ये एडवर्टीजमेंट पे खर्चा लगाया, अब मेरी सेल बढ़नी शुरू हो गई, मान लो इस एडवर्टीजमेंट की वजह से मेरी सेल बढ़नी शुरू हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की सेल बढ़नी शुरू हो गई। सर ये है एक प्रोडक्ट, ये है दूसरा प्रोडक्ट, ये है तीसरा प्रोडक्ट, ये है चौथा प्रोडक्ट, इनकी सेल बढ़नी शुरू हो गई। आप कैसे रिलेट करोगे कि सर एडवर्टीजमेंट पे मैंने खर्चा जो किया था, कितना खर्चा किया ए प्रोडक्ट के लिए, और इसकी वजह से ए प्रोडक्ट की सेल कितनी बढ़ी है। बी पे मैंने एडवर्टीजमेंट का कितना खर्चा किया और उसकी वजह से बी की सेल कितनी बढ़ी है। सर ये खर्चा है इनपुट और ये जो सेल बढ़ना है ये है आउटपुट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करने का पीछे पर्पज क्या होता है सर, सेल बढ़ाना। तो सर इनपुट मैंने किया, एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, मुझे उसका रिजल्ट मिला, आउटपुट मिला, सेल बढ़नी शुरू हो गई, बट मैं इनपुट आउटपुट रिलेशन इंडिकेट नहीं कर पा रहा।
मैं इनपुट आउटपुट रिलेशन इंडिकेट नहीं कर पा रहा कि एडवर्टीजमेंट की वजह से मेरी क्या सेल बढ़ रही है, किस प्रोडक्ट की क्या सेल बढ़ रही है। तो सर ये जो एग्जांपल है, ये जो कॉस्ट है, दैट इज नॉन एज मैनेज्ड कॉस्ट। यू कैन से सर जहां पे हम इनपुट आउटपुट रिलेशन इंडिकेट नहीं कर पाते और कॉस्ट इनकर कर देते हैं, वो मैनेज्ड कॉस्ट कहलाती है। एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज, मैनेज्ड कॉस्ट के दो और भी नाम है, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोग्राम्ड और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। यू कैन से सर मैनेज्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोग्राम्ड कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। इट इज अपोज्ड टू इंजीनियरिंग कॉस्ट, ये इंजीनियरिंग कॉस्ट का अपोजिट है। रिलेट टू सच आइटम्स वेयर नो एक्यूरेट रिलेशनशिप between the amount spent on input and the output can be established, and sometimes it is difficult to measure the output. Even मैं कहूँ सेल आपकी बढ़ रही है, इवन आउटपुट डिसाइड करना मुश्किल है कि भाई सेल मेरी बढ़ तो रही है बट एडवर्टीजमेंट की वजह से कितनी बढ़ रही है। हो सकता है कोई और रीजन हो जिसकी वजह से सेल बढ़ रही हो। कई बार तो मैंने ये जो खर्चा किया है का आउटपुट दैट इज रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, यही मेजर करना मुश्किल हो जाता है। और बेस्ट एग्जांपल है इसका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो आप इंजीनियर्ड कॉस्ट और मैनेज्ड कॉस्ट को एक साथ देखो। मैंने तो आपके स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली करवाया, जिसकी वजह से उन्होंने इंजीनियर्ड कॉस्ट के बाद एक्सप्लिसिट कॉस्ट दे दी, बट मेरा सजेशन ये रहेगा इंजीनियर्ड कॉस्ट के साथ आप मैनेज्ड कॉस्ट पढ़ो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सर इनपुट आउटपुट रिलेशन इंडिकेट हो सकता है तो इंजीनियर्ड, नहीं हो सकता मैनेज्ड कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉस्ट आती है हमारी, वो आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ये उल्टा है, अपोजिट है किसका, सर इंप्यूटेड कॉस्ट का। इंप्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आपको कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं करने पड़ते, डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है सर जिसमें आपको आउटफ्लो करने पड़ेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें आपको आउटफ्लो करने पड़ेंगे। मैं कहता हूं ये मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली 50,000 रुपए पर मंथ, सर 50,000 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। मैंने स्टाफ रखा, उसकी सैलरी है 15,000 रुपए पर मंथ, सर 15,000 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। मैंने मार्केट से, बैंक से लोन लिया, बैंक से कैपिटल ली 10 लाख रुपए की, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोला जाता है। मतलब इसमें खर्चा करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। It is also known as out of pocket cost. It refers to those costs which involve actual payment of cash. Imputed में cash outflow नहीं होता, सर इसमें cash outflow होना जरूरी है। These payments are recorded in the books of account and can be easily measured. देखो जो imputed cost है वो cost accounting में डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर की जा सकती है, लेकिन आप खुद सोच के देखो, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह आप बनाते थे, क्या उसमें इंप्यूटेड कॉस्ट भी दिखाना अलाउड था? मैं कहूं बिल्डिंग मेरी खुद की है फिर भी मैं इसका रेंट दिखाऊंगा, सर आंसर इज नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उसमें एक्चुअल खर्चे ही दिखाए जाते हैं। मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है और उसको आप इजीली मेजर भी कर सकते हो। उसमें मैं कहता हूं अगर बाहर से लेता तो इतना पे करना पड़ता, सर पड़ता, मतलब सोच है मेरी, जबकि ये क्या है, ये फैक्ट है, एक्चुअल है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर वेरी मच रेलिवेंट तो होते हैं ये भी इन द कंसिडरेशन ऑफ प्राइस फिक्सेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर रही होती है तो सर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट तो वो हमेशा कंसिडर करती है। लेकिन इंप्यूटेड कॉस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, वॉल्यूंटरी डिसीजन है, उसका अपनी मर्जी है। बट ये तो खर्चे आपकी जेब से जाएंगे तो सर प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो लिखूंगा ही लिखूंगा। ड्यूरिंग ट्रेड रिसेशन, और जब रिसेशन चल रहा हो मार्केट में, तो एक बार मैं ये सोचकर इंप्यूटेड कॉस्ट छोड़ दूं कि सर मेरी बिल्डिंग खुद की ही तो है, चलो इसका कोई रेंट नहीं लगाता, कैपिटल मेरी खुद की ही तो है, चलो कोई इंटरेस्ट नहीं लगाता, लेकिन जो जेब से पैसा पे करना पड़ेगा वो तो कॉस्ट में ऐड करूंगा ही करूंगा। प्राइस फिक्सेशन जब हम कर रहे होते हैं रिसेशन टाइम में,
रिसेशन वो सिचुएशन है जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होती, तो उस सिचुएशन में हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली यू कैन से सर जब मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करने की बात आती है तो हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कंसीडर करते हैं, हालांकि उस टाइम पे आप इंप्यूटेड कॉस्ट को इग्नोर भी कर सकते। और व्हेन ए मेक और बाय डिसीजन इज टू बी मेड, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लेना चाहती है कि सर जैसे रेमंड कंपनी है, रेमंड कंपनी को शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ की जरूरत है, रेमंड कंपनी को शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ की जरूरत है, और रेमंड कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि सर मुझे बनाना है शर्ट, तो जो क्लॉथ है वो मैं खुद बना लूं या बाहर से खरीद लूं। तो इस सिचुएशन में मैं ये देखूंगा कि सर बाई करूंगा मेरी जेब से क्या जाएगा, बनाऊंगा मेरी जेब से क्या जाएगा, अकॉर्डिंगली मैं उनको कंपेयर करके ये डिसाइड करने की कोशिश करूंगा कि मुझे ये खरीदना चाहिए बाहर से क्लॉथ या फिर खुद बनाना चाहिए। एग्जाम्पल तो आप काफी सारे लिख सकते हो। आप अपने स्टाफ को एक्चुअल में सैलरी पे करो, आपने कोई लोन लिया एक्चुअल में उस पर इंटरेस्ट पे करो, बिल्डिंग रेंट पे लिया एक्चुअल में उस पर रेंट पे करो, बहुत सारे खर्चे, मोस्ट ऑफ द खर्चे जो होते हैं वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ही होती है। सिंपली कहूं तो आप जो फाइनेंशियल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे लिखते हो सर वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ही होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ही होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो बिल्कुल उल्टा है किसका, इंप्यूटेड कॉस्ट का। इंप्यूटेड कॉस्ट का अगर आपने कोई दूसरा नाम ध्यान से देखा हो तो सर इसका एक नाम इंप्लिसिट कॉस्ट भी था। तो एक्चुअल में इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इंप्लिसिट मतलब इंटरनल खर्चे, एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें आउट ऑफ पॉकेट बाहर खर्चे मुझे पे करने पड़ते हैं। तो सर क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोल सकते हो, में एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश होगा, अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग होगी, ट्रेड रिसेशन के टाइम पे प्राइस फिक्सेशन, मेक और बाय डिसीजन इसमें ये यूज किया जाता है, सैलरी पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, मेनी मोर यहां पे एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हो। जो भी आप खर्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, वो खर्चा आप यहां पे इजीली मेंशन कर सकते। एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट लिखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट दैट इज ऑल्सो नॉट एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट पे लिख देना, यहां पे आप इजीली मेंशन कर सकते। इसके अलावा 3 कॉस्ट हो रहती है हमारी यहां पे रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग पर्पज, और इस सीक्वेंस में नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो है कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट क्या होती है सर, कॉमन कॉस्ट कोई भी ऐसी कॉस्ट है जिसको डायरेक्टली हम किसी प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट से ट्रेस नहीं कर पाते। जैसे मैं कहता हूं मैं इस बिल्डिंग का रेंट पे करता हूं 50,000 रुपए पर मंथ, मैं कहता हूं मैं इस बिल्डिंग का रेंट पे करता हूं 50,000 रुपए पर मंथ, और मैंने यहां पे 3 डिपार्टमेंट बना रखे हैं। एक है मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक है मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल देखता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड काम देखता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन करना। अब ये जो 50,000 रुपए हर महीने में रेंट पे कर रहा हूं, क्या मैं डायरेक्टली ये बता सकता हूं कि सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए क्या रेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए क्या रेंट है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या रेंट है? सर आंसर इज नो। मैं 50,000 रुपए पूरी बिल्डिंग के लिए पे कर रहा हूं, तो ये बताना मेरे लिए काफी मुश्किल है कि किस डिपार्टमेंट के लिए मैं क्या खर्चे पे कर रहा हूं। हाँ, एक रीजनेबल बेसिस से आप ध्यान में रख के इस कॉस्ट को बांट सकते हो, इस कॉस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में एक रीजनेबल बेसिस को कंसीडर करके बांट सकते हो, तो कि हम आगे जाके ओवरहेड का जो चैप्टर होगा उसके अंदर डिस्कस भी करेंगे। बट फिलहाल मुझे आपको समझाना है कॉमन कॉस्ट। तो कॉमन कॉस्ट कोई भी ऐसी कॉस्ट होती है जिसको मैं डायरेक्टली किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे इस खर्चे को
कोई ना कोई बेसिस लेकर इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो दीज आर कॉस्ट विच आर इनकर्ड कलेक्टिवली। ये इनकर तो कलेक्टिवली होती है सर, लैंडलॉर्ड आता है उसको मैं 50,000 रुपए दे देता हूं, मैं उसको ये थोड़ी ना बोलता हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेंट ये है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का रेंट ये है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रेंट ये है। आंसर इज नो। कलेक्टिवली 50,000 रुपए पे करता हूं फॉर ए नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स एंड आर रिक्वायर्ड टू बी सुटेबली अपोर्शन्ड। हालांकि इस 50,000 रुपए को हर एक डिपार्टमेंट के खर्चे में बांटना है। कैसे बांटना है वो हम ओवरहेड के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फॉर डिटरमाइनिंग द, क्यों बांटना है, ताकि मैं इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर दैट इज हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, कंबाइंड परचेज कॉस्ट ऑफ सेवरल मटीरियल्स इन वन कंसाइनमेंट। आपने क्या किया, एक कंसाइनमेंट में मतलब एक साथ ही काफी सारे मटेरियल परचेज कर लिए, तो सर बिल बन के आ गया एक सिंगल। अब मटेरियल आ गया से एग्जांपल 1 लाख रुपए का। सर 1 लाख रुपए का जो मटेरियल है मैं कहता हूं प्रोडक्ट ए बी सी में यूज करता हूं। सर मुझे इस 1 लाख रुपए को ए बी सी में बागी आगे जाके बांटना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट में कितना कितना मटेरियल यूज हो रहा है। एंड ओवरहेड के जो खर्चे होते हैं, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं इनकर्ड फॉर द फैक्ट्री एज ए होल, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया रेंट का, उसको बांटना होता है। कॉमन कॉस्ट यू कैन से सर कलेक्टिवली इनकर होती है, बट बाद में उस खर्चे को हर एक कॉस्ट सेंटर में बांटना होता है ताकि हम हर एक कॉस्ट सेंटर की इंडिविजुअली कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। दिस इज नॉन एज कॉमन कॉस्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है, 2 एग्जाम्पल। इसके अलावा लास्ट जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो है सर कंट्रोलेबिलिटी को लेकर। सर कॉस्ट हो सकती है कंट्रोलेबल, कॉस्ट हो सकती है कंट्रोलेबल और कॉस्ट हो सकती है अनकंट्रोलेबल। लास्ट क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस, सर ये है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। नाम से ही क्लियर है, अगर किसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है तो सर ये कंट्रोलेबल है, और अगर किसी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो वो अनकंट्रोलेबल है, वो भी शॉर्ट रन में। ध्यान देना, हर कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो लॉन्ग टर्म में तो, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोलेबल है, नहीं कर सकते तो अनकंट्रोलेबल है। पहले अनकंट्रोलेबल देख लो जो ज्यादा सिंपल है। अगर कोई कॉस्ट ऐसी है, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल एट एनी लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन। मतलब मैनेजमेंट के काफी सारे लेवल होते हैं सर, परचेज मैनेजर भी है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है, नीचे उसके सुपरवाइजर भी है, ऊपर सीनियर मैनेजर भी है, टॉप मैनेजमेंट भी है, हायर लेवल पे भी मैनेजमेंट है। मैं कहता हूं कॉस्ट कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा किसी भी लेवल पे, किसी भी मैनेजमेंट के लेवल पे मैं कॉस्ट कंट्रोल कर नहीं पा रहा तो वो अनकंट्रोलेबल। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो होती है अनकंट्रोलेबल, वो भी शॉर्ट टर्म में। जैसे बिल्डिंग का रेंट है, अगर बिल्डिंग का रेंट जा रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ, सर हम चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कहो सर बिल्डिंग छोटी ले लो, भाई छोटी क्यों ले लूं, मेरा छोटी बिल्डिंग में काम नहीं चलता, इतनी बड़ी बिल्डिंग मुझे चाहिए ही चाहिए, 1 लाख रुपए पे करना ही करना पड़ेगा। सर कोई सस्ती ले लो दूसरी इसी स्पेस की, शॉर्ट रन में तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं क्या बिल्डिंगें ही चेंज करता रहूंगा। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसको हम एट एनी मैनेजरियल सुपरविजन लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज नॉन एज अनकंट्रोलेबल। और सर नॉर्मली जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है दीज आर अनकंट्रोलेबल। सर कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ए कंट्रोलेबल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन एट ए गिवन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। एक पर्सन जिस लेवल पे काम करता है उस लेवल पे वो अगर कोई कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है तो दैट इज नॉन एज कंट्रोलेबल कॉस्ट। जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर का काम है कि प्रोडक्शन इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा,
उस पर ध्यान देना। प्रोडक्शन इफेक्टिवली कब माना जाएगा? सर प्रोडक्शन इफेक्टिवली तब होता है जब कम से कम रॉ मटेरियल यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट हो, लेबर के कम से कम आवर यूज करके ज्यादा से ज्यादा आप उनसे आउटपुट जनरेट करवा सको। अब एक प्रोडक्शन मैनेजर देखता है कि यार वर्कर्स जो है उनको सही से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वो मटेरियल का ज्यादा वेस्टेज करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में टाइम ज्यादा लगाते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर ये डिसाइड करता है कि हम इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तो वो मटेरियल का नुकसान कम करेंगे, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। अकॉर्डिंगली जब मटेरियल का नुकसान कम होगा, स्क्रैप कम होगा, तो सर मटेरियल की कॉस्ट कम आनी शुरू हो जाएगी। लेबर जब कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रोडक्शन मैनेजर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, इनको कंट्रोल कर पा रहा है। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट आर नॉट टोटली कंट्रोलेबल। अब आप कहो सर मटेरियल की कॉस्ट जीरो हो जाए, लेबर की कॉस्ट जीरो हो जाए, सर ये पॉसिबल नहीं है। एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, एक लिमिट तक कंट्रोल किया जा सकता है, तो 100% उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। Some costs are partly controllable by one person and partly by another. कुछ कॉस्ट ऐसी भी होती है जो मैनेजमेंट के दो लेवल के पर्सन कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्शन मैनेजर कंट्रोल कर सकता है तो कुछ मेंटेनेंस मैनेजर। जैसे होता क्या है, मशीन बार बार खराब हो रही है। अब मशीन जब बार बार खराब हो रही है, मशीन जब बार बार खराब हो रही है तो सर मशीन का जब मेंटेनेंस होता है, वर्कर खाली, वर्कर खाली मतलब उसको सैलरी जा रही है फ्री में, प्रोडक्शन हो नहीं रहा। अब इसको कंट्रोल कर सकते हैं दो लेवल के मैनेजर। सर गलती एक तो मेंटेनेंस वाले की है कि वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहा होगा। दूसरी गलती प्रोडक्शन मैनेजर की है कि वो वर्कर को प्रॉपर्ली समझा नहीं रहा होगा कि इस मशीन को यूज कैसे करना है, जिसकी वजह से वो गलत यूटिलाइजेशन कर रहे हैं मशीन का, मशीन बार बार खराब हो रही है। मतलब इस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है अगर मेंटेनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों सही से काम करे तो। एग्जाम्पल भी ऐसा ही है कुछ कि सर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है कैन बी कंट्रोल बाय बोथ प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस मैनेजर। अगर कोई भी एक्सेसिव स्क्रैप है, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, मे अराइज फ्रॉम इनएडिक्वेट सुपरविजन, प्रॉपर्ली सुपरविजन नहीं हो रहा है, इस वजह से वर्कर वेस्ट कर देता है मटेरियल। आप प्रॉपर सुपरविजन करवाओ, करो, अकॉर्डिंगली आप उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते। तो स्क्रैप की कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस की कॉस्ट हो गई, दीज आर कंट्रोलेबल। लेकिन सर मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, द बिगेस्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कई बार शॉर्ट नोट में 5 नंबर का, डिस्कस कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब बिहेवियर होता है, एंड कंट्रोलेबिलिटी। तो इसमें आप लिख देना, कंट्रोलेबिलिटी में लिख देना कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, और वेरिएबिलिटी में लिख देना वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। 5 नंबर का क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते। तो सर दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पज। एक एक लाइन में अगर मैं इसका रिकैप कर दूं, सर फर्स्ट कॉस्ट थी मार्जिनल कॉस्ट, कि जब हमारा आउटपुट 1 यूनिट से बढ़ता है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी अमाउंट से बढ़ती है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, जब हमारा आउटपुट लेवल एक लेवल से बढ़कर दूसरे लेवल पे हम पहुंचते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी अमाउंट से बढ़ती है टोटलिटी में, दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। दोनों काफी सिमिलर है बट थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो जब मेरे सामने होते हैं कई ऑप्शंस और उसमें से जब जैसे ही मैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं बाकी ऑप्शन मुझे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, तो बाकी ऑप्शन से जो मुझे बेनिफिट हो सकता था दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सर आज अगर मैं किसी इक्विपमेंट, किसी मशीन को रिप्लेस करूं मेरी क्या कॉस्ट आएगी, दैट इज नॉन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया जाता है, हम जानना चाहते हैं कि कब हमें अपनी मशीन को रिप्लेस करना चाहिए। रेलिवेंट कॉस्ट फ्यूचर कॉस्ट होती है। इंप्यूटेड कॉस्ट में किसी तरीके का कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। संक कॉस्ट पास्ट कॉस्ट होती है। नॉर्मल कॉस्ट
एक नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट बनाने के लिए नॉर्मली आपकी क्या कॉस्ट इनकर होती है इन नॉर्मल कंडीशन, लेकिन सर कई बार कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो जाती है जो कि इरेगुलर होती है ड्यू टू अनयूजुअल सिचुएशन इनकर होती है, तो दैट इज नॉन एज अब नॉर्मल। अवॉइडेबल कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते हो डिसीजन से, अनअवॉइडेबल कॉस्ट को आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, वो इन एनी केस इनकर होगी ही होगी। सर इंजीनियर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें आप इनपुट आउटपुट रिलेशन इंडिकेट कर सकते हो, तो उल्टा है मैनेज कॉस्ट में इनपुट आउटपुट रिलेशन इंडिकेट नहीं किया जा सकता। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो रिवर्स है, अपोजिट है इम्प्लिसिट कॉस्ट का, इंप्यूटेड कॉस्ट का। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपको एक्चुअल में कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा। कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कई कॉस्ट सेंटर के लिए कलेक्टिवली इनकर हो जाती है, देन उस कलेक्टिव कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर में किसी न किसी बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर कोई कॉस्ट एट ए लेवल ऑफ सुपरविजन कंट्रोल की जा सकती है तो कंट्रोलेबल है, नहीं की जा सकती तो वो अनकंट्रोलेबल कहलाती है, तो वो अनकंट्रोलेबल कहलाती है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको आप रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में आगे यही अपना क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू रहेगा। बाकी हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में फिनिश करने की भी, क्योंकि अभी हमारे दो क्लासिफिकेशन और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग बाकी है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।